क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करके रखे हुए मैंने, पहले जब आपसे लाइव होंगे तो सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। जी ठीक जी है, बिल्कुल बात। हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा, जो मेरा पहला क्वेश्चन सर वो है कि जो अभी स्टूडेंट्स यूके में आ रहे हैं, उनके सेटलमेंट के चांसेस कितने हैं? कि बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं कि भाई यूके में सेटलमेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं होती है, कनाडा चले जाओ या यूएस चले जाओ। तो यूके में सेटलमेंट के कितने चांसेस हैं उन स्टूडेंट्स के? जी बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा नाम कैसर बारी है और मैं इमिग्रेशन का वकील हूँ और बारी लॉ एसोसिएट हमारा ऑफिस है ब्रेडफर्ड में। वहां से मैं काम करता हूँ और बहुत आपने अच्छा सवाल किया है इस हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम यूके का स्टूडेंट वीजा से के हवाले से देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो यूके में है, नंबर वन। अच्छा, सेकंड ये है कि चूंकि अभी जो न्यू ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, जो बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं कि जी हम इंडिया से या पाकिस्तान से हम स्टूडेंट वीजा पे कनाडा चले जाएं या अमेरिका चले जाएं या बाकी, तो ऑब्वियसली वो जा रहे हैं, वहां पे भी जा रहे हैं। लेकिन जो यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो दुनिया में सबसे ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, और उसके बाद अगर हम दुनिया भर में अगर हम यूके की एजुकेशन सिस्टम को देखें या इनकी डिग्रीज को देखें कि जो यहाँ की जो यूके बेस्ड डिग्रियां होती हैं जो यहाँ से लोग लेते हैं, उसके बाद वो दुनिया में किसी भी जगह पे जब काम पे जाते हैं, जॉब लेने जाते हैं, तो उनको बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। दुनिया भर में अभी आप कतार में देखें, यूएई में देखें और वर्ल्ड वाइड जहां पे भी, सिंगापुर में देखें, जो लोग यूके डिग्री होल्डर जाते हैं उनको सबसे ज्यादा जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं। नंबर वन तो इसकी रीजन ये है। सेकंड ये है कि जो अभी चूंकि बहुत से लोग यूके में स्टूडेंट वीजा पे आके शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो समझते हैं जी कि अगर हम कंटिन्यू स्टडी की तरफ रहेंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल हो, और वो उस वजह से वो अक्सर लोग जो है वो उसको एज अ स्टडी को एक ब्रिज समझ के यूके में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। मैं उस चीज के हवाले से कहूंगा कि जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए हैं उनको चाहिए कि जी कि मस्ट बी कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। अगर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो देखिए, अभी डायरेक्ट स्टूडेंट का रूट सेटलमेंट की तरफ डायरेक्ट तो नहीं जाता, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो सेटलमेंट की तरफ लेके जाता है। जैसे अभी कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री फिनिश करता है तो साथ ही उसको जो है वो पीएसडब्ल्यू वो ले लेते हैं, 2 इयर्स का वो पीएसडब्ल्यू है। और अगर आपके साथ में वाइफ है, आपके बच्चे हैं, साथ में आपका हस्बैंड है, जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, डिपेंडेंट आपके हैं, वो जो ही वो पीएसडब्ल्यू पे आते हैं वो ऑटोमेटिकली वो भी पीएसडब्ल्यू पे सारे आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि विद इन 2 इयर्स के अंदर अंदर जब आप अपनी एबिलिटीज दिखाते हैं, जब आप अपना फन दिखाते हैं उनको, तो वो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर जो है वो आप मूव कर जाते हैं। जो ही आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे जाती हैं तो वो वाला जो पैथ है, वो वाला जो रूट है, वो आपको सेटलमेंट की तरफ ले जाता है। राइट सर। अच्छा सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो जैसे एक मैं जैसे हस्बैंड और वाइफ आ गए यूके में, तो आने के बाद जी में सपोज जो वाइफ है या हस्बैंड ने किसी एम्प्लॉय के पास 2 साल काम किया, राइट? उसके बाद जो उसका दूसरा पार्टनर है उसने 3 साल और कंप्लीट किया, तो ये 5 साल टोटल काउंट होंगे उसके अंदर, कि उसको ये ऐसा कुछ ब्रेक की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? या जैसे कोई किसी ने जॉब ज्वाइन कर ली है ना, उसने अपना एम्प्लॉयर चेंज कर दिया, जी जी। तो ये जो 5 साल उसके जो काउंटिंग, जिस 5 साल की काउंटिंग होगी, वो कंटिन्यू मानी जाएगी कि वो उस ब्रेक को या दोबारा उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा? ये बड़ा, गुरजीत साहब, ये आपने बहुत जबरदस्त सवाल जो है ये उठाया है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये जो स्पेशली ये जो इस तरह के स्किल्ड वर्कर वीसास पे जाते हैं, उनको इससे इस सवाल से आपके बड़ी गाइडेंस मिलेगी। देखिए, जब कोई एक तो जिस वक्त कोई स्पॉन्सरशिप जब अपना अप्लाई करता है, जिसके पास स्पॉन्सर होता है कंपनी के, जब वो स्पॉन्सर अप्लाई करते हैं, एक तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उस स्पॉन्सर पे आती है। उस स्पॉन्सर के बाद लेट्स से मैं उसके बाद मुझे वहां पे स्किल्ड वर्कर वीजा मिल गया। अब जो मेरा एग्रीमेंट है, जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर दिस कंपनी जो है, वो अगर मैं वहां पे कंटिन्यू करूंगा अपना टाइम पीरियड, तो फिर वो मैं सेटलमेंट की तरफ जाऊंगा। एक तो वेरी क्लियर इसमें। अच्छा, अब मेरा ये जो आपने पूछा जी कि क्या उसमें ब्रेक आएगा कि नहीं आएगा, देखें, ब्रेक उसमें बिल्कुल वहां पे आएगा जब मेरी कंपनी, मैंने एक कंपनी एबीसी कंपनी का स्किल्ड वर्कर वीजा लिया। अब वो कंपनी जो है, अगर तो वो लेट्स से अगर रेस्टोरेंट है या उनका कोई भी ऐसा बिजनेस है, अब उसी कंपनी ने
कहा कि जी हमारी एक ब्रांच है वो बर्मिंघम में काम कर रही है या किसी और सिटी में काम कर रही है, लंदन में काम कर रही है, तो हम इंटरनली तौर पे आपको उसी कंपनी की बेस के ऊपर हम आपको वहां पे मूव कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि मेरा स्पॉन्सर चेंज नहीं हुआ, मेरा लाइसेंस चेंज नहीं हुआ, मेरा एवरीथिंग अगर सेम है तो फिर वो वहां पे ब्रेक नहीं होगा। और अगर वो उसकी वजह से मतलब मुझे वहां पे सैलरी कम थी, मेरे कोई और इश्यूज थे, मैंने डिसाइड किया कि नहीं जी मैंने अभी इस कंपनी के साथ काम नहीं करना, मुझे तो किसी और कंपनी में काम अच्छा मिल रहा है या मैं वहां पे किसी और कंपनी में काम शुरू कर दूं, सो वो टेक्निकली तौर पे वो आपका ब्रेक उसमें आ जाएगा। तो अगर वो नई कंपनी ने आपको जॉब दे दी नया, एक तो सबसे पहले तो आप जेल में रखिए कि ये जॉब नहीं है कि आपने एक तरफ छोड़ा और दूसरी तरफ सीवी दे के ऑटोमेटिकली आप वहां पे मूव कर जाते हैं। ऑटोमेटिकली आप मूव नहीं करते हैं। वो नई कंपनी जो है जिनके पास ऑब्वियसली सेम प्रोसेस वही है, वो स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए वो आपका अप्लाई करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा है कंपनी का, मैं अब वो वाला अपना वीजा जो है उसको स्विचिंग के लिए कि जी मैं अपना वीजा अगेन स्विच कर रहा हूँ उस न्यू कंपनी के ऊपर जो है। अगर तो उसमें 3C की जो ब्रेक नहीं आ रही, 3C की लीव वो होती है कि अगर आप इमिग्रेशन रूल्स को तोड़ नहीं रहे हैं, अगर आपने उसको उसमें ब्रेक नहीं किया, आप एक दिन भी ओवरस्टे नहीं हुए हैं। मेरा वीजा जो है आज 25 नवंबर है, मेरा वीजा आज रात को 25 को एक्सपायर हो रहा है। मैंने 24 वाले दिन जो था मेरा वीजा स्विच होकर नई कंपनी का वीजा आ गया, फिर मेरी 3C की लीव टूटी नहीं है, वो कंटिन्यू है, फिर वो मेरा टाइम काउंट होगा। अगर मैंने ये सोचा कि जी मैं उसी जगह पे काम करते करते मैं उसको कंटिन्यू ना करूं और किसी और जगह पे काम करूं, वो एक तो इलीगल है। और वो अगर उनको वो बेसिकली आप इमिग्रेशन रूल्स जो है, इमिग्रेशन के जो कवानीन है, आप उसको तोड़ रहे होते हैं। सो इसलिए ये इमिग्रेशन के जो लॉज होते हैं ये बड़े बारीक धागे की तरह के होते हैं, इसको बड़ा अंडरस्टैंड करके इसको बड़ा टेक्निकली तौर पे लेके चलना चाहिए। अगर कोई शख्स जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाना चाहता है या उसको चाहिए कि अपनी एक तो कभी ब्रेक उसमें ना आने दे। हाँ, मतलब अगर किसी भी तरीके से इलीगल मोड पे मत पहुंचे, डेट क्रॉस नहीं बिल्कुल करना ऐसी, तरीके से। बिल्कुल राइट, ऐसी जी, बिल्कुल ऐसी। राइट सर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि जैसे सपोज कोई स्टूडेंट आया, उसके पास टीयर 2 में स्पॉन्सर मिल गई उसको, उसने उसको ज्वाइन कर लिया, फिर वो क्या टीयर 2 से फिर दोबारा टीयर 4 में जंप कर सकता है? एक टेक्निकली द आंसर इज नो। उसकी उसकी रीजन ये है कि जो स्टूडेंट लेट्स से जो स्टूडेंट वीजे पे आते हैं टीयर 4 पे, वो उनको अगर तो वो मास्टर लेवल की डिग्री पे हैं तो वो उनको 20 घंटे काम की इजाजत होती है। लेकिन जब आप स्टूडेंट अगर आते हैं, स्टूडेंट आके आप टीयर 2 में चेंज कर गए या किसी और वीजा पे चेंज कर गए, वो चूंकि वहां पे आपको फुल टाइम काम की इजाजत होती है, वो उसमें आप स्विचिंग बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सोचते हैं कि जी कि मैं तो अब स्किल्ड वर्कर वीजे पे हूँ या मैं वर्क वीजा पे अब हूँ, तो अब मुझे वो मेरा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, मेरा मेरा बॉस के साथ मेरी बन नहीं रही, या मैं किसी वजह से मैंने वहां पे काम नहीं करना, तो अब मैं दोबारा जो है मैं वीजा वो अपना स्विच करके दोबारा स्टूडेंट का हूँ, तो वो बड़ा हार्ड है। वो उसका उसका बड़ा एक टेक्निकल से ऑप्शंस आ जाते हैं। आप दोबारा होम ऑफिस को एप्लीकेशन डालते हैं कि जी मेरे ये इश्यूज हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी से दोबारा कैश लेटर लेते हैं, वो कहेंगे, यूनिवर्सिटी वाले आपको कहेंगे कि यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, या आप वहां पे जहां से भी आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है जहां से आप हैं वहां पे जाएं, तो फिर आप जो है ना वीजा लेके आए। तो अगर आप वापस जाते हैं वहां से दोबारा, लेकिन इन कंट्री जो है वो काफी इश्यूज है जी उसमें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि वो इजीली आपको चेंज कर दे। सेम ऐसे जैसे ही कोई स्पाउस है जो शादी के वीजे पे है या किसी और वीजे पे है, तो वो कहेंगे कि मेरा स्टूडेंट के ऊपर कर दें। हाँ, किसी और कैटेगरी के वीजे पे जाना हो तो वो टेक्निकली जो है उसके कोई ना कोई ऑप्शंस निकल आते हैं, लेकिन फॉर अ स्टूडेंट जो है उसके लिए वो आपको वापस होम कंट्री जाना पड़ता है, या आपको कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस को रीजन देनी होती है होम ऑफिस को कि जी मैं वापस इसलिए नहीं जा सकता हूँ कि मेरे वहां पे ये इश्यूज हैं, आपके कोई बैक होम अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जो जेन्युइन इश्यूज हैं, तो ऑन दी स्पेशल सर्कमस्टांसिस फिर आपको होम ऑफिस अलाउ कर सकता है। राइट सर, जैसे मेडिकल इश्यूज वगैरह हो जाते हैं कई बार, हम उसको उसके बेसिस पे जो स्टे। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अगर किसी के मेडिकल इश्यूज हैं या बात कर लोगों के फैमिलीज, जैसे अभी पिछले दिनों हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, वो जो थे वो पाकिस्तान में, चूंकि वो फ्लड आया हुआ था कुछ एरियाज में, तो वो उसी जोन में रहते थे, उनके लिए हार्ड था कि वो वहां पे जाके
वहां से दोबारा वीजा लेके आते हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट डाली जाती है ऐसे सिचुएशन में, या किसी की कोई बैक होम को दुश्मनी शुरू हो जाती है, या किसी का कोई इश्यूज है, कोई HIV का पॉजिटिव निकल आता है, तो अपने कंट्रीज में उसको मुनासिब ही नहीं समझते कि जी किसी बंदे को एड्स है, उसको तो हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करते। तो अगर किसी की कोई खास, हर केस का एक इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस है, हर केस में डिपेंड करता है कि जी कि क्या ये हर केस एक केस से मुख्तलिफ होता है जी दूसरे से। राइट। अच्छा सर, बीच में एक क्वेश्चन आया किसी का कि मेरे ना लेटर्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूके की जो अभी ऑफर्स लेटर को लेट कर रही हैं। ऐसा प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई किया हुआ, जिन्होंने एटलीस्ट 2 महीने पहले अप्लाई किया, उन लोगों के किसी के भी लेटर्स नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में थोड़ा अपना इन्होंने कुछ स्ट्राइक वगैरह भी की हुई है अपने उसकी वजह से, जो उनकी अपनी सैलरीज वगैरह पेंशन की वजह से उन्होंने स्ट्राइक कर रखे कई एम्प्लॉयज ने, तो इसकी वजह से लेटर लेट हो रहा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेटर सबके आएंगे, थोड़ा सा लेट होके आएंगे। राइट। सो वी आर कमिंग ऑन सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई लोग स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके साथ कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपको पता है कि जैसे एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो गई, किसी ने असाइलम का केस लगा लिया, है ना। तो सर आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है असाइलम केस लगाने के बाद में उस स्टूडेंट का? अच्छा चलिए, एक देखिए, ये जो आपने पहला बड़ा अच्छे तरीके से आपने भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें कुछ शक नहीं है कि स्कॉटलैंड साइड पे और बाकी तरफ जो है वो इस वक्त उनकी सैलरीज की वजह से थोड़ी बहुत स्ट्राइक्स जारी हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसके हवाले से एक तो बड़ी एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप एप्लीकेशन करें उसमें बेयर इन योर माइंड के आप कम से कम 3 मंथ्स का आपके माइंड में होना चाहिए कि जिस दिन आपकी क्लासेस, अक्सर लोग जो हैं वो 2 महीने पहले, 1.5 माह पहले वो एप्लीकेशन डालते हैं, फिर वो सोचते हैं कि नहीं जी वो उनकी फॉल्ट है। उन्होंने आपको कैटेगोरिकली एंड वेरी क्लियर उन्होंने कहा हुआ है कि जब भी आप एप्लीकेशन करें, मिनिमम का वर्ड उन्होंने यूज किया कि 3 महीने पहले आप एप्लीकेशन डालें, चूंकि एक यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपने लेट एप्लीकेशन डाली है तो अगर आपको उसमें उनका तो यूनिवर्सिटी का तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए इस वक्त बहुत, चूंकि यूनिवर्सिटी यूके का अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी और इंडिया की के साथ जो अभी न्यू एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से ये है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो वीजास दिए जा रहे हैं। लेकिन एक तो मैं आपके इस प्रोग्राम की वजह से, ये बड़ा अपने जबरदस्त स्टूडेंट्स के लिए आप काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और देखने वालों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके चैनल को और आपके जितने लिंक्स हैं उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि स्टूडेंट्स को खासकर जो है वो बड़ी हेल्प होगी। देखिए, एक तो स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको एजुकेशन होती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो उनको मैं आपके प्रोग्राम की वजह से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एजेंट्स के पास मत जाया करें। ये जो कहीं पे भी बैठे हैं, जो इंडिया में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, जो एजेंट्स होते हैं उनके पास ना जाएं। एजेंट्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ के साथ खेलते हैं। मोस्ट ऑफ एजेंट्स तो वो हैं जो खुद जिनके पास मैं कहता हूँ मुंबई का वीजा भी शायद ना हो, वो कहीं वहां से निकल के वो दिल्ली तक नहीं गए होते, तो वो वहां पे बैठे आपको ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ यूके का वीजा दवा देंगे। तो वो उन्होंने को तुसी बच के रहना है, उनसे आपने बचना है। आप डायरेक्ट, यूके ऐसा वाहिद कंट्री है कि यहाँ पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी अगर आप ईमेल करेंगे तो आपको ईमेल का रिप्लाई आएगा। ठीक है, कोई अपने साडे कंट्री वर्गे लोग नहीं है कि जी कि तुसी कोई कुछ चीज इन्होंने पूछोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ रिप्लाई ना देंगे। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ईमेल करें, आपको रिप्लाई आएगा। इसी तरह अगर जो भी आपका कोर्स रिलेटेड है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को, डायरेक्ट कॉलेजेस को ईमेल करें। अपनी डिग्रीज जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को भेजें, यूनिवर्सिटीज वाले आपको डायरेक्ट एडमिशन देंगे। वो एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट फीसें जमा करवाएं। एक तो आपको पता होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि जी हमने डायरेक्ट फीस जमा करवाई है, तो वहां पे उसके बाद सब कैश लेटर लेने के बाद जो यूके बेस्ड क्वालिफाइड लोग हैं, हमारा यहाँ पे लाइसेंस होता है, हम बगैर लाइसेंस के इमिग्रेशन एडवाइस यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। सो इसलिए ये ऑलवेज एडवाइजेबल कि थ्रू जो प्रॉपर क्वालिफाइड लोग हैं उनको कैश लेटर लेने के बाद, या कई लोग तो खुद भी दिलवाते हैं, लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट जो हैं जब वीजा जमा करवाते हैं या उनके डिपेंडेंट वीजा जमा करवाते हैं, और आपको एक और आपकी इस प्रोग्राम की वजह से बताऊं, बहुत से बेचारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, वो क्या करते हैं कि वो फीस उनकी लोग लेते हैं जो एजेंट्स काम कर रहे होते हैं, फीस उन्होंने पे करवा दी उस बंदे से, और उसके साथ साथ वो कहते हैं जी देखो तुम्हारा क्या जाना है, हम तो तुम्हारा वीजा लगवा रहे हैं।
वो साथ ही कहीं ना कहीं जो अगर कोई मेल स्टूडेंट जो है, बॉय जो अप्लाई कर रहा है या फीमेल कर रही है, वहां से एक डिपेंडेंट साथ में पकड़ लेते हैं। वो एजेंट होते हैं, उन्होंने उनसे पैसे लिए होते हैं कि भाई मुझे तुम इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें यूके का वीजा लगवा दूंगा साथ में। तो वो डिपेंडेंट बना के किसी को हस्बैंड बना के यूके में ले आते हैं, किसी को वाइफ बना के ले आते हैं। सो वो एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर यूके गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो वो आपका फ्यूचर उसमें डार्क होता है। लेकिन चूंकि लोग कहते हैं जी तुसी सानू एक बार बॉर्डर पार करा दियो, एक बार इसी यूके वड़ गए ते वापस से असी आना कोई नहीं, तो एक बार सर पहुंच जाइए सही। सर सो मैं लेकिन वो बहुत डेंजर ये काम है और बच के रहिए इससे। राइट सर, मैं सबको बता देना चाहता हूँ यूके आना कोई इतना बड़ा नहीं है जितना वहां से देखने में लगता है, या एजेंट सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिएट करते हैं। सर मेरा पास 100 ऑफ स्टोरीज हैं एजेंट्स की, जिनको सुन के लोग हैरान हो जाएंगे। अगर मैं उस पर स्टोरी पे एक रोज वीडियो बनाऊं ना, तो वहां पर लोग, क्योंकि इतने तरीके से फ्रॉड करते हैं वो आदमी को साइकोलॉजिकल, क्योंकि पता तो होता नहीं है कि एग्जैक्टली यूके में हो क्या रहा, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उस सारे प्रोसेस को वो लोग एक फ्रॉड पेपर लगाने के बाद में ना इनको फंसाते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी मैं है। वो